बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, फ़लस्तीन में जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन फ़लस्तीन में जो हलाकतें हुई हैं इसका कोई एहतसाब करेगा? क्या इसकी तहकीकात होंगी? इस हालिया जो अटैक हुआ है वहाँ पर 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं। जब भी इसराइल वाले इस इशू को लेते हैं तो दे स्टार्ट विद कि जी अभी ये हुआ, उस दिन ये हुआ, जबकि असल इशू 60-70 साल पुराना है और इशू उस इल्लीगल ऑक्यूपेशन का है जो इसराइल की तरफ से वहाँ पर है। सो इवेंट को अगर हम स्टार्ट करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इसराइलियों को रहने का हक है, ये पूरी दुनिया इस बारे में कहती है, लेकिन फ़लस्तीनियों को क्या रहने का हक है, उनको अपनी ज़िंदगियां गुजारने का हक है, इसको लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियतें अपने आप को कहलाती हैं, उनकी रिजर्वेशंस आती हैं। जब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके ऊपर बात करने की कोशिश करता है तो वही बड़ी जमहूरियतें इसको ऊपर रिजेंटमेंट का इजहार करती हैं और निगेट करती हैं कि नहीं, आपको जो वहाँ पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं इसके ऊपर नहीं करना चाहिए और चीज़ों को इस तरह नहीं देखना चाहिए। ये पूरी सूरत हाल क्या है, इस सूरत हाल में आगे क्या होने जा रहा है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल मोइन हैदर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, और मेरे साथ हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, एक तरफ गज़ा है, एक तरफ वेस्ट बैंक है। गज़ा जहां पर मैक्सिमम मोस्टली डेंसिटी पॉपुलेशन अगर हम दुनिया की कहें तो शायद वो इस जगह पर है, लेकिन इन दोनों एरियाज़ में हम देखते हैं कि इजराइल क्योंकि दरमियान में है, वो इन लोगों को जीने का हक भी नहीं दे रहे। क्या कहेंगे सर इस पे? सही कहा, उन्होंने उसको एक ओपन जेल खाना रखा हुआ है, सब तरफ से उन्होंने बाड़ लगाकर उनको महसूर कर दिया है और कुछ अंदर जा सकती है, न बाहर आ सकती है, न कोई दवाइयाँ, न कोई बिल्डिंग मटेरियल, कोई इसराइल की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता वहाँ पर। और अब जो है यूनाइटेड नेशंस वाले एड लेकर पहुँचना चाहते हैं, दवाइयाँ लेकर पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए भी इजरायली इजाज़त देगा, गेट खोलेगा तो अंदर चीज़ें जाएंगी, नहीं तो वो एक उन्होंने जेल खाना बनाया हुआ है और उनकी ज़िंदगी अजीबन की हुई है वहाँ के लोगों की। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो बहुत तकलीफ में है साल से, और हर 6-7 साल के बाद उन पर एक मेजर अटैक इजराइल कर देता है, और इस बहाने से कि जी ये हमारे लोगों को ख़तरा है और जान को ख़तरा है, और उनके ऊपर निहत्थे लोगों पर, जिनकी ना कोई रेगुलर आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, और उनके ऊपर वो बम बरसाता है, ना कोई उनके ऊपर एयर डिफेंस है, ना कुछ है, निहत्थे लोग हैं, उनके घर तबाह करता है, उनके बच्चे और औरतों और आदमियों को मारता है। और दुनिया इसके ऊपर उस गम गुस्सा तो इजराइल के ख़िलाफ़ अभी बढ़ना शुरू हो गया है दुनिया में, क्योंकि ये जो 11 दिन की जंग थी जी, इसमें दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल में, तमाम बड़े शहरों में, ना सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के तमाम शहरों में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, सब जगह पर इनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ रिजल्टमेंट के जुलूस निकले हैं। तो इस पर तो कोई शक नहीं है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अब ये लोगों तक तमाम इत्तलात पहुँच रही हैं, और जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं जो इजराइल की तरफदारी करते हैं वो बहुत सी चीज़ें वो सामने नहीं लाते, तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच रही हैं। तो दुनिया में इनके खिलाफ रिजल्टमेंट शुरू है, ठीक, सोशल मीडिया में इनके खिलाफ शुरू है, बिल्कुल सही। तो दुनिया इनके साथ खड़ी है आजकल। बिल्कुल ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। सर, जब हम वर्ल्ड वॉर क्राइम्स की बात करते हैं और उनको हाईलाइट करने की बात करते हैं, इवन मैं जिस तरह पहले बता रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जब इसके ऊपर बात करता है तो ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं, बड़ी रिजेंटमेंट आती है। ये कहते हैं जी इनको नहीं आपको देखना चाहिए, जो हो रहा है वो उनका इंटरनल इशू है। क्यों सर? मतलब अगर वहाँ पर पिछली दफ़ा आपको याद होगा 2014 में 500 बच्चे शहीद हुए थे, अभी ये 11 दिन के अंदर 50 बच्चे, अगर मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं, शहीद हुए हैं। सर क्यों ना इस पे बात की जाए, क्यों ना उसको इंडिपेंडेंटली देखा जाए कि कहां पर किसने क्या किया है? जी बिल्कुल। एक तो बदकिस्मती हमारी ये है कि, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की, कि उनके पास जिस कहा गया कि कोई ताकत, कोई पहचान, कोई उनकी
आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके अंदर जो है एक रियासत की, एक अलग रियासत की, उसको ख़त्म किया जा रहा है इन हमलों के साथ। लेकिन उससे बड़ी बात है वो ये है कि जब 90s के अंदर, 93 के अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए और उसके बाद जो ये मामला 2 स्टेट का सामने आया कि 2 रियासतें होंगी और उनको सेपरेट रियासतें बना दिया जाएगा, जिसमें इसराइल ने साइन किए और वो अमेरिका की ज़मानत पे हुए, अमेरिका ज़ामिन था उन चीज़ों का, इसीलिए कैंप डेविड में इनको सिग्नेचर साइन किया गया। उन चीज़ों के बावजूद आज अगर अमेरिका अपने उस वायदे से फिरता नज़र आता है और बड़ी आसानी के साथ वो ये तोहमत लगा देता है कि जो अटैक्स हैं वो गज़ा से स्टार्ट होते हैं या मुश्किल वहाँ से खड़ी होती है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। 2 चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह तौर पे हमें पहचाननी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम के शुरू में, और वो ये है कि देखिए एक इसराइल की हैसियत को जब इन ममालिक ने एक्सेप्ट किया, जब शुरू में 1948 में, तो एक लिमिटेड एरिया था। उसमें फ़लस्तीनी जो थे, फ़लस्तीनियों की एक अलग पहचान थी, शनाख्त थी। उसके बाद से लेके आज तक हर ऐसी जंग जो कि अरबों और इसराइलियों के दरमियान में हुई, उसमें इसराइल ने अपना जो एरिया है उसको बढ़ाया है। साइनाई पे कब्जा किया, गो के फिर बाद में वापस हो गया, लेकिन गोलान हाइट्स हैं, इस तरह के बाकी, और ख़ास तौर पे विद इन जो पैलेस्टीनियंस के एरियाज़ हैं, चाहे वो जेरूसलम का टोटल कंट्रोल है शहर का, वेस्ट बैंक है जहाँ पे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेटलमेंट्स के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि, और फिर गाज़ा के अंदर जैसे किसी जनरल साहब ने कहा कि उनको एक ओपन जेल में बंद करके रखा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन पर ज़मीन तंग की जा रही है फ़लस्तीनियों पे। तो वो दुनिया जिसने वादा किया था कि हम आपको एक अलग रियासत देंगे, आपको आप जीने का हक देंगे, आपके बच्चों को जीने का हक देंगे, लेकिन वो दुनिया आज मुंह मोड़ के खड़ी है और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। उसके अंदर एक तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, यानी इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का प्रॉक्सी है सबसे बड़ा, यानी उसके बगैर अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर काबू नहीं रख सकता। उसकी वजह से मिडल ईस्ट बिखर के रह गया है और हमें पता है, हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि कौन से मुल्क किस तरफ खड़े हैं, लेकिन आज अरब दुनिया डिवाइडेड है अपने बीच में। तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीज़ें हैं जिसको कि अमेरिका, जो कि इस वक्त एक सोल सुपर पावर है, उसने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि ना वो इसराइल को जोर लगाता है, ना इसराइल उनकी बात मानता है, और ना ही वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिसमें कि फ़लस्तीनियों से किए हुए वादे पूरे किए जाएं। ये बदकिस्मती है फ़लस्तीनियों की भी और मुसलमानों की। जैल साहब, आपको याद होगा जब बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट, उस वक्त जो बाइडन वाज हिज वाइस प्रेसिडेंट, और उस वक्त भी जब ये सिचुएशन हुई थी और उस वक्त बोरिस जॉनसन वाज, आई स्टिल रिमेंबर दैट, उस वक्त भी आईसीसी को इजाज़त दी थी और उसके ऊपर तब भी क्रिटिसिज्म बढ़ा था, और आज भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म और रिजेंटमेंट इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आती है। लेट मी टेक शहजाद चौधरी साहब पॉइंट फॉरवर्ड। तो सर, अब इसका हल क्या हम निकालेंगे? अब क्या दुनिया देखती रहेगी कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और इजराइल क्या कर रहे हैं? क्योंकि शायद दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट है दैट्स मोर टुवर्ड्स इजराइल रादर देन फ़लस्तीन। जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और ये बात अमेरिकी बिल्कुल नहीं छुपाते हैं। वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो हमारा वहाँ पर सबसे मजबूत किला है, और उसको तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की इमदाद हर साल मिलती है, जो ज़्यादातर हथियारों की शक्ल में उनको दी जाती है, और उनको बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि पूरे मिडिल ईस्ट पर वो अपना कंट्रोल कायम रख सकें। और वो इस सिलसिले में कोई अपॉलोजेटिक नहीं है, वो अपने अल्फाज मिन्स नहीं करते, वो साफ साफ कहते हैं कि हम इजराइलियों के साथ हैं और उन्हीं का साथ देते हैं। अभी आपने देख लिया सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मसला उठाया गया, 3-4 रेजोल्यूशन की कोशिश की गई कि पास कर दिए जाएं कि सीज फायर हो जाए, लड़ाई रोक दी जाए, लेकिन अमेरिका ने उसको ब्लॉक किया, वीटो किया, नहीं होने दिया। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक और ख़ुसूसन अमेरिका इसको लीड करता है, और वहाँ पर बहुत कब्ज़ा है यहूदी लॉबी का, और वो उनको जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है दुनिया में कि उनका साइड ले रहे हैं वो, और फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं उनको नहीं दिए जा रहे। और 2 रियासत का जो मसला था, जब वेस्ट बैंक में तय पाया था कि वहाँ उनकी हुकूमत होगी और ईस्ट यरूशलेम में उनकी हुकूमत होगी, वो उनका कैपिटल होगा, वहाँ पर भी ज़बरदस्ती बस्तियाँ बसा रहे हैं और वेस्ट बैंक पे ही बसा रहे हैं। और अब जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो कहते हैं कि इसने शुरू किया है हमास ने, ये झगड़ा ईस्ट यरूशलेम में जराहम की जो बस्ती है जिस पर ज़बरदस्ती काबिज हो रहे थे, और 27वीं शब को रमज़ान की उन्होंने हमला कर दिया मस्जिद अक्सा में जहाँ मुसलमान इबादत कर रहे थे,
ये उसके बाद से शुरू हुआ है मसला। तो इसका इनिशिएटर भी इजराइल है, ना कि हमास। बिल्कुल सही। शहजाद चौधरी साहब, सर मुझे ज़रा ये समझाइएगा, क्योंकि इस पे मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन है कि जी एंटीसेमिटिक रिमार्क्स जो आपने देखा CNN के ऊपर बड़ा, अब उसके ऊपर न्यूज़ भी चल रही है और उसके ऊपर बड़ा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो चल रहा है, पोस्ट शाह महमूद कुरैशी की जो इंटरव्यू था। सर एंटीसेमिटिक रिमार्क्स जो हैं वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हैं, मुसलमानों के लिए कोई एंटी मुस्लिम रिमार्क्स जो कुछ होता है पूरी दुनिया में, कहीं पर फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, कहीं पर कोई किसी का जब दिल चाहे वो मुसलमानों के ऊपर कमेंट्स भी कर सकता है, नाउज़ुबिल्लाह हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर भी कोई कमेंट्स कर सकता है। सर ये किस तरह का फिर निज़ाम है जिसको हम देख रहे हैं जी? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में जो उस दिन जो सवाल किया गया, जिस तरीके से इस नुक्ते को उठाया गया, बिल्कुल मिसप्लेस था। शाह महमूद कुरैशी साहब इसराइल के जुल्म और उनके तशद्दुद और उनकी जो उन्होंने कत्लो गारत शुरू की हुई थी गाजा में, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो एंटीसेमिटिक नहीं था। ये दूसरी एक और चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर ये ज़ायनिस्ट्स हैं, ये सहूनियत है उनकी, जो कि सहूनी लेके आगे चल रहे हैं इस एजेंडा को। ये उनके यहाँ अपने अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उससे एग्री नहीं करते, और उनका राइट विंग फंडामेंटलिस्ट जो है वो ज़ायनिस्ट, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट हैं तो वो इसको सपोर्ट करेंगे कि वेस्ट बैंक से या गाजा के अंदर जो जुल्म है उसको। लेकिन जो उनके असल यहूदी हैं वो इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखते और वो भी उनके खिलाफ बोलते हैं। एक और चीज़ ख्याल रखने वाली है कि एंटी सेमिटिक क्या होता है, सेमिटिक रिलीजन्स क्या है, उसमें इस्लाम भी शामिल है। जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो सब के सब सेमिटिक रिलीजन्स हैं। इसलिए कोई एंटी सेमिटिक हम में से तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वो ये बात उनको बता नहीं पाए, और इसको आने वाले दिनों में हम सबको चाहिए कि इसको ज़रूर इसकी तशहीर करें। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं और उनके जो 3 मज़ाहिब निकलते हैं उनके अंदर से हम मुसलमान भी उसमें शामिल हैं। तो एंटी सेमिटिज़म जो है उसके अंदर सिर्फ यहूदी या जूस नहीं आते, उसके अंदर मुसलमान भी शामिल हैं। और उसके अंदर तो अगर कोई हमारे बारे में बात करेगा मुसलमानों के, तो अगर वो एंटीसेमिटिक है तो वो भी एंटीसेमिटिक होगा। क्रिश्चियंस भी सिमिलरली, ईसाई जो है हज़रत ईसा के जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसी तरीके से सेमिटिक रिलीजन है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये वो जो सवाल पूछने वाली थी उनको भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन हमें ये वाज़ेह तौर पे पता होना चाहिए कि सेमिटिज्म नहीं है, एंटीसेमिटिज्म नहीं है। ये जब भी हम बात करेंगे, हम सहूनियों की बात करेंगे, हम ज़ायनिज़्म की बात करेंगे, ज़ायनिज़्म का जो सोच है उसके जबर की बात करेंगे, और उसको हमें सामने लेके आना है। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से हैं तो जनरल मोइन हैदर से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनरल साहब, मैं सर एक आपके साथ न्यूज़ पढ़ना चाह रहा था। अल जज़ीरा ने ये कहा है, द US फर्मली अपोजेज एंड इज डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC डिसीजन to open a war crimes investigation in occupied Palestinian territories, Secretary of State Antony Blinken has said। सर अपोज कर रहे हैं, अब तो वो कहते हैं कि जी अपोज करना चाहिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है इसको नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया सर क्या वो ठीक तरह इस पूरी सिचुएशन को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा सर? बिल्कुल नहीं दिखा रहा, और यही शाह महमूद कुरैशी साहब का पॉइंट था कि ये जो मीडिया है, पावरफुल मीडिया, उस पर इजरायलियों का कब्जा है और उनका पैसा उसमें लगा हुआ है, और वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। रहा अमेरिका, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो वॉर क्राइम्स किए थे और लोगों ने कहा था कि जो तोरा बोरा पे बात, वहाँ पर भी बहुत आदमी, औरतें, बच्चे मारे गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, जो वहाँ पर उन्होंने जंगी जराइम किए, तो उसको भी अमेरिका ने वीटो किया। उसने कहा हरगिज़ ये वहाँ पर निजासा नाम उसको मानेंगे। अभी भी वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन यही मैं बात कर रहा था कि दुनिया में इजराइल के ख़िलाफ़ एक लहर अभी उठी है, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं, उनकी ज़ातियाँ सबके सामने आ रही हैं, और ये वक्त की बात है इंशाअल्लाह ताला कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि ये जो नहत्ते फ़लस्तीनी हैं जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उनका जज्बा हुर्रियत जिंदा है। बिल्कुल ऐसा। आपने ये देखा कि कितने
बॉम्बिंग के बावजूद, इतने नुकसान के बावजूद जो ही सीज फायर हुआ है वो निकल आए हैं, मस्जिद अक्सा में इबादत करने पहुंच गए अल्लाह के हजूर झुकने के लिए, और ईद नहीं मना सके तो ईद मनाने के लिए निकल आए हैं। और आपने देखा कि औरतें बच्चे तमाम लोग हैं, उनका मोराल बहुत हाई है। उसने कहा हमने इजराइल जैसे ताकतवर जो दुश्मन था उसको हमने काफ़ी हद तक अपना किया और हमारे जज्बा हुर्रियत को नहीं कुचल सका है, और हम दोबारा से अपने हकूक़ के लिए खड़े रहेंगे। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 70 सालों से कोशिश हो रही है, हाँ। और वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि दुनिया का ज़मीर जागेगा और कभी यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये मामला पहुँचेंगे तो काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिलने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, अभी जल साहब कह रही हैं सर कि ज़मीर जागेगा। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया की ज़रूर बात करूंगा। कवरेज जो इजराइल को मिल रही है वैसी कवरेज ऑब्वियसली फ़लस्तीन में नहीं, गज़ा में दी जा रही। सो अगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजराइल हैज़ गॉट डीप पॉकेट्स एंड द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट, सर इसमें गलत जुमला क्या था, मुझे ये ज़रा समझाइएगा। देखिए, इससे पहले इसी मीडिया पे सब्जेक्ट पे बात करते हुए आपको पता है कि गजा के अंदर एक बिल्डिंग को उड़ा दिया गया जिसमें के मीडिया हाउसेस थे, उसमें एसोसिएटेड प्रेस भी था और अल जजीरा का वो स्टेशन भी था, ब्यूरो भी था। अल जजीरा को ख़त्म करने के लिए, जो कि वाहिद चैनल था मेरी नज़र में, इंटरनेशनल चैनल, जो कि वहाँ की कंप्लीट पिक्चर, तस्वीर जो थी वो सामने दुनिया को दिखा रहा था। बॉम्ब्स गिर रहे थे, तबाही हो रही थी, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा था, ख़वातीन शहादतें दे रही थी, वगैरह वगैरह। तो अल जज़ीरा को खामोश करने के लिए, अल जज़ीरा को सज़ा देने के लिए, मीडिया को चुप कराने के लिए, ताकि फ़लस्तीनियों की आवाज़ ना जाए, ये हमला किया गया। दूसरा, जहाँ CNN और BBC या कोई और वेस्टर्न मीडिया इस तरीके से सामने नहीं आया, वहाँ आपने देखा कि उसकी कमी को किसने पूरा किया? डिजिटल मीडिया ने, बिल्कुल, सोशल मीडिया। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ कि ठीक है आप CNN से ना बोलिएगा, आप BBC से ना बोलिएगा, लेकिन एक पैरेलल मीडिया दुनिया में अब आ चुका, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम एक, जिसे कहते हैं कि एक मॉरल आवाज़ और एक अपसर्ज और एक वो आवाज़ आई उसके ऊपर कि ये क्या चीज़ है, ये हो क्या रहा है, ये जुल्म को रोका जाए। ये जुल्म दुनिया भर में हो रहा है, चाहे वो लंदन था, चाहे वो कोई और जगह थी, पेरिस में, हर जगह पे लोग बाहर निकले फ़लस्तीनियों के हक़ में। लेकिन मेरी एक सवाल आपसे और फिर अपने एक सोच मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मैं भी इसके बारे में जनरल साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, फ़लस्तीनी तो शहादतें देते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कश्मीरियों की तरह उनका भी हाल है। ये दोनों अपनी अपनी शहादतें तो दे रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि शायद किसी वक्त दुनिया का ज़मीर जागेगा। पहली बात है कि दुनिया का ज़मीर कब जागेगा और किस तरह जागेगा, पहली बात तो ये होगी, हमें ये डिटर्मिन करना है। दूसरा, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए क्या कोई और रास्ते अवेलेबल हैं? यानी देखिए, अगर हम जंग की बात करें तो इस वक्त बेचारे सीरियंस, लेबनीज़ या और वो ग्रुप जो कि मिल के शायद ईरान की हद तक भी अगर कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सीरिया और अमेरिका की जो बाहमी जो उनकी कोऑपरेशन है उसकी वजह, उसकी ताकत के आगे इतना डिफरेंशियल है कि शायद कोई इतनी बड़ी हमें कामयाबी ना मिल पाए। दूसरी बात यह है कि ये सफरिंग फ़लस्तीनियों की जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि हम किसी और अरेंजमेंट की तरफ नहीं जाते। तो मेरा सोच ये है, मेरा ख्याल ये है कि क्या 2 स्टेट का अब छोड़ के जो हमें एक लॉलीपॉप दिया गया उसको छोड़ के फ़लस्तीनियों के लिए, क्या ये कहा जाए कि कम से कम उनको मिनिमम इंसानी हकूक़ उनके ज़रूर मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ये ऐसी बात है और उनकी जानें बच जाती हैं और वो एक बड़ी हद तक एक ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं, तो हमें कुछ ना कहीं पे ये करना पड़ेगा। जब तक अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाता, या उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं पड़ जाती कि चीन जैसे मुल्क, रूस जैसे मुल्क खड़े होकर ये कह सके कि नहीं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, वो वक्त दूर है, इतना करीब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगले 30 साल में ये चीज़ हो जाएगी या 20 साल में हो जाएगी। शायद इकोनॉमीज बढ़ जाए, लेकिन ताकत का डिफरेंशियल इतनी आसानी से पूर्ण नहीं हो पाएगा। और ये मुझे अफसोस, वो नुकसान नज़र आता है फ़लस्तीनियों के साथ, और यही चीज़ मैं कश्मीरियों में भी बड़ी हद तक लागू करता हूँ। देखो जन साहब, बड़ी एक अच्छी बात की है कि बेर मिनिमम उनको इतने तो हम देखें कि वो इंसान हैं। मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल थे उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों के साथ, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट कि ये लोग ना आए। इराक के अंदर क्या यूएस ने किया, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और 10 लाख वहाँ पर लोग शहीद कर दिए गए सिर्फ इसी चीज़ के अंदर। और उसके बाद सर, क्या मुसलमान का खून नहीं होता और बाकी जितने भी लोग हैं उनका खून है? इज़ दैट सो जी?
बिल्कुल आपने जो बात कही है, यही सिचुएशन है ज़मीन के ऊपर। तो अब देखिए, लीबिया को तबाह किया गया, जो खड़ा होता था। एग्जैक्टली। इराक जिसने पहले जंग में हिस्सा लिया था, जॉर्डन ने हिस्सा लिया था, मिस्र ने लिया था, वहाँ अपना आदमी बिठा दिया इस किस्म का कि अब वो जो मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर इजराइल के सामने खड़े हो सकते थे, वो एक एक करके तबाह कर दिए गए हैं। हाँ। और बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, आपने देखा पिछले दिनों में उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अमेरिका के कांग्रेसमैन में आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप 700 कुछ मिलियन की जो इमदाद फौजी दे रहे हैं इसराइल को, आप जिम्मेदार हैं। जो बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं, नहते अवाम पर जो जुल्म हो रहा है, ये इसको रोकें, इसराइल की इमदाद को मत उनको हथियार दें कि ये उनका खून बहाएं। तो ये चीज़ आवाज़ें तो हैं, कुछ निकलनी शुरू हुई हैं, लेकिन वो अभी तक बहुत मजबूत आवाज़ें नहीं हैं। हमको उम्मीद करनी चाहिए, जो मैं कहता हूँ ज़मीर जागेगा, कि वहाँ से लोग इस मजबूती से इस चीज़ को उठाएंगे कि इसराइल को लगाम डाली जाए और वो उनको जीने का हक दे। लेकिन इसराइल किसी सूरत में, जो ग्रेटर इसराइल का उनका अपना मंसूबा है कि अपनी आबादियाँ बढ़ाते जाएंगे, इनको बिल्कुल दबा के रखेंगे, इनके कोई हकूक नहीं देंगे, वो इस पर सख्ती से कायम है। उसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है जो सही मानों में इसको लगाम डाल सकते। बिल्कुल सही। इस वक्त सूरत हाल ये है। बिल्कुल सही। शहजाद चौधरी साहब, ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं जनरल साहब। सर, पाकिस्तान का रोल हमने देखा है, पाकिस्तान ने इस दफ़ा लीड किया है। हुकूमत, ऑपोजिशन, दे ऑल वर ऑन सेम पेज। शाह महमूद कुरैशी हों, इमरान खान साहब हों, इन्होंने बड़े एक फ्रंट फुट पर आके बड़े लाउडली इसराइल फ़लस्तीनियों का केस दुनिया के सामने रखा है। सर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? जी देखिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के अंदर गवर्नमेंट से ज़्यादा, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, मैं पीटीआई से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का जो ये जिम्मेदारी थी या ये जिन्होंने बीड़ा उठाया, मेरे ख्याल में उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो मुतहरिक हुए, उन्होंने जाके बात की, वो OIC की बात हुई, उसके बाद फिर तुर्की के साथ मिलकर आवाज़ उठाई गई, और फिर आपको पता है कि 4 वज़राए ख़ारजा जो थे वो अक़वाम मुत्तहिदा गए और वहाँ पे जाके एड्रेस किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इनकी आवाज़ को दुनिया में, या कम से कम इनकी हद तक एक उसको आवाज़ को उठाया ज़रूर, और उस आवाज़ को उठाने को ही हमारा हक था। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ एक बहुत, जिसे कहते हैं कि एक बेहतर आइडिया भी दिया गया, और वो आइडिया ये था कि जी एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बना ली जाए, वो फोर्सेस जो हिस्सा बनना चाहती हैं। ये एक तरह से उस चीज़ का एडमिशन थी कि सब मुसलमान ममालिक उसका हिस्सा नहीं बन सकते, ना बनना चाहेंगे, लेकिन जो बनना चाहते हैं और उनको यूनाइटेड नेशंस की अगर आशीर्वाद हासिल हो, उनके झंडे तले, वो जाके वहाँ पर ये मेक श्योर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के अंदर फिलहाल इतनी ताकत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल का तो पहले 3-4 दिन तो इजलास ही नहीं होने दिया गया। बिल्कुल। जब हुआ तो हर दफ़ा वीटो किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी काउंसिल की उसके नीचे होती हैं, और उसके बाद जब तक उनके अंदर वहाँ पर जब तक वीटो वाले बैठे हैं मुल्क, वो ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन एक अच्छी कोशिश और एक बेहतर आइडिया, और गो के पाकिस्तान के लिए रिस्की था ये काम। हाँ। बहुत रिस्की था पाकिस्तान को अपनी अफवाज ऐसी जगह पे बिठा देना जहां पर कि हम एक और किस्म की सिचुएशन में चले जाएं। लेकिन बाहर सूरत एक आइडिया था, और उस आइडिया के ऊपर आगे भी चल के बात होती रहनी चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि सब इस्लामी ममालिक अगर कभी ऐसा वक्त आए तो इसका हिस्सा ज़रूर बने, अगर इस किस्म की फोर्स वहाँ पे रख के और फ़लस्तीनियों को कोई थोड़ी बहुत हिफाजत दी जा सकती है। जल साहब, लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, अब चीज़ें किधर जा रही हैं और क्या करने की ज़रूरत है? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ स्पेसिफिकली, हम लोग क्या कर सकते हैं? जी अब देखिए, ये जो बातें शहजाद चौधरी साहब ने कही, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में एक बहुत लाइवली डिबेट हुई, और तमाम पार्टियां जो हैं, इर्रिस्पेक्टिव के अपोजिशन की कोई हैं, यकज़बान होकर उन्होंने इजराइल की जो जाहिलियत थी उसके खिलाफ बोले। और ये खुशाइंद बात थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी स्पीकर ऑफ जो थे नेशनल असम्बली, वो दोनों साथ गए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर रिप्रेजेंटेशन और ख़त उनको पेश किया कि जी इस परवियत को रोका जाए और वहाँ पर इंसाफ किया जाए और उसका कोई सलूशन निकाला जाए। अब इस वक्त तो जो इमीडिएट नीड है वो उनके जो है मेडिकल की ज़रूरत है,
उनकी जो बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, उनके पास खाने पीने और बाकी चीज़ों की तंगी है। ठीक। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पाकिस्तान जो है उस सिलसिले में इनिशिएटिव ले और वहाँ पर ये चीज़ें भिजवाए और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू वहाँ पर बिल्कुल जो ठीक। जेल खाने के गेट हैं ठीक, खुलवाए ठीक। मिस्र की तरफ से या इजराइल की तरफ से, सही। ताकि वहाँ के अवाम को कोई इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। फिलहाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मोटरवे और हाईवे पुलिस जो है इसकी बड़ा एक अहम किरदार है, और हम जब पुलिस में देखते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड कि जी यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर इश्यूज़ नहीं हो रहे होते और चीज़ों को बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से लेकर चला जाया जा रहा होता है। पॉलिसी की बात मैं करना चाहूँगा अपने आज के इस सेगमेंट में, मैं स्ट्रैटेजी की बात करना चाहूँगा। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ऊपर भी पूछना चाहेंगे कि इसके ऊपर पॉलिसी क्या है और अब क्या होने जा रहा है, बिकॉज अगर एक लैंडमार्क है या एक बेंचमार्क सेट हो गया है तो उस बेंचमार्क को और उस बार को रेज करने की ज़रूरत है, जाके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जिनकी वजह से वो जो बार है वो उसका ट्रेंड हम डाउनवर्ड साइड पर देखें। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले सर बताइएगा, स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं मोटरवे पुलिस को लेकर इस वक्त, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने पिछले कुछ अरसे में देखा कि जिसकी बड़ी गाड़ी है वो उतना ज़्यादा वॉयलेटर है, क्योंकि पीपल अनफॉर्चुनेटली दे फील लाइक कि जो जितना अमीर है वो उतना अबव द लॉ है। मैंने बहुत जगह पर देखा कि दो चलान हो रहे होते हैं गाड़ियों के, लेकिन पीपल आर लीस्ट कंसर्न और वो बिल्कुल उसी तरह फिर अपनी गाड़ी ओवर स्पीड भी कर रहे होते हैं और मोटरवे पुलिस वाले बस उसको देख के चलान ही कर रहे होते हैं, नथिंग मोर देन दैट। क्या कहेंगे सर इस पे? मंसूर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मंसूर, हम अपने तकरीबन फुल लिमिट पे गए हुए हैं और मज़ीद हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उसको वे कर रहे हैं कि मज़ीद हम कितना इफेक्टिव हो सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबसे बड़े वायलेटर्स वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सब ये जानते हैं कि ये काम करने से अपने आप को भी और दूसरों की जान मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताऊँ, हमारी सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन 44,000 जो है ना चलान जो है वो रोज़ाना करते हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस पे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं हम वायलेटर्स के पीछे हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं और उनको पिनलाइज करें, क्योंकि दे आर पुटिंग देयर लाइव्स एंड अदर लाइव्स इन डेंजर। इस साल तक 45% हमारा एनफोर्समेंट जो है वो इंक्रीज़ किया है और इस इंक्रीज़ की वजह से ये हुआ है कि हमारे यहाँ टोटल एक्सीडेंट्स की जो रिडक्शन इस वक्त है पिछले 5 महीने की वो 48% है, माइनस में जा रही है। यानी कि अच्छा काम हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं हम जितनी जानें बचा सकें। और नॉन फैटल एक्सीडेंट्स में 63% रिडक्शन है और फैटल एक्सीडेंट्स में 18% रिडक्शन है। ये बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। हमें मजीद रोड सेफ्टी कैंपेन्स, अवेयरनेस और ये सिलसिले करने हैं और आपके तवज्जुह से भी लोगों को समझाना है कि भाई अपनी जान का ख्याल करें, देख के गाड़ी चलाएं और ना मुश्किल में पड़े। अच्छा सर, एक और चीज़, जब हम लोग, मैं थोड़ा सा इससे आगे चलना चाहूँगा, आपने अभी बात की वॉयलेशन की। वॉयलेशन सिर्फ रोड के ऊपर ही नहीं है। मैं एक फॉर इंस्टेंस एक कल की एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि शेखुपुरा में वहाँ पर फसलों को आग लगा दी गई और कोई 40-50 गाड़ियों की आपस में एक्सीडेंट हुए जिसमें तकरीबन को 50 के करीब लोग ज़ख्मी थे। सर ये क्या मोटरवे की सारी जिम्मेदारी है या ये जो साथ की एरियाज़ हैं उनको कोई थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, कोई अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है, या क्या इशू आप समझते हैं जी वहाँ पर? देखिए जी, फार्मिंग की जो सिलसिले हैं उसमें एक तब्दीली आई है। आज से 6-7 साल पहले ये सिकल इस्तेमाल करते थे, ये जिसे आप कह रहे हैं दरांती, वो इस्तेमाल करते थे और उसकी वजह से ये जो राइस जो पैडी क्रॉप्स है ये बिल्कुल जड़ से उसको उखाड़ लिया करते थे। लेकिन जब से इन्होंने कोई मशीन इस्तेमाल करनी शुरू की है वो रह जाता है। जब वो रह जाता है इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया यहाँ भी और इंडिया में भी कि जलाते हैं। जब ये जलाते हैं तो इससे स्मॉग बनना शुरू हो गया। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस भी किया है हैप्पी सीडर मशीन और उससे खासा फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये 2 वाक़यात हुए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनको 144 भी लगा हुआ था और हमने इससे पिछले साल भी जो वाक़या हुए उनमें भी कार्रवाई की, लोगों को सज़ाएँ मिली हैं। इस दफ़ा भी हमने जो है पर्चे किए हैं लोगों के ख़िलाफ़ और उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जिन्होंने ये एक्शन लिया है। लेकिन रोड यूज़र्स को भी हम थोड़ा सा ही बताना चाहते हैं कि जब आप देखते हैं
कि कहीं ये पहली बात ये नहीं होना चाहिए, हम एग्री करते हैं, हम इसको रोकेंगे, कोशिश करेंगे। और मंसूर ये याद रखें, हम एक नैरो स्ट्रिप में काम करते हैं। हमारा इलाका मुश्किल से समझें कि एक स्ट्रिप है 100 मीटर की, उसके बाद जो है हम 100 मीटर ये पटरी, उस पटरी में या उस कॉरिडोर में हम काम कर रहे होते हैं। उसके आसपास जितना इलाका है वो दूसरों का इलाका होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड, 144 भी लगाया, हमने कार्रवाई भी की, खासी हमने अनाउंसमेंट वगैरह भी की, डेस्पाइट दे डिड इट एंड दे थॉट इट्स गो। वो विंड डायरेक्शन ऐसे बना कि मोटरवे पे आ गया, और मोटरवे पे सिलसिला जो गाड़ियाँ चल रही थी, जैसे ही आपको पता है एक रिवाज है हमारे यहाँ की, गाड़ी कोई रुकती है तो पीछे वाला बजाय इससे रोके वो लेन चेंज करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। एंड ऐसा जब ये गायब निकले हैं, आगे जाकर ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, फॉर विच वी आर सॉरी एंड वी आर सैड कि ये हुआ है। 2 पर्चे हमने किए हैं और दोनों पर्चों में ये 50 गाड़ियाँ नहीं हुई, तकरीबन 10 एक गाड़ी में वाकये में डैमेज हुई और दूसरे में 15-16 के करीब, लेकिन नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, हमने इससे बचना है। लेकिन जब इन लोगों को दूर से भी नजर आ रहा है किसी ड्राइवर को कि ये हो रहा है और आगे विजिबिलिटी का कोई इशू, इनको पहले से स्लो डाउन करना चाहिए। और असूल ये है कि आप अपनी लेन में और गाड़ी रुक रही है तो आप फौरन गाड़ी रोकें। आपने अमूमन देखा होगा कि जैसी गाड़ी रुकती है लोग लेफ्ट या राइट से निकालते हैं, हाँ। तो वहाँ ये मसला बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और चीज़, बड़ा सेफ हम समझते हैं आज भी, इवन एटलीस्ट आई पर्सनली थिंक कि मोटरवे की ट्रैवलिंग सबसे सेफेस्ट है। अगर मैं इवन पाकिस्तान की भी बात करूं, दुनिया में भी यही है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, अभी जिस तरह सुखे की का एक इंसिडेंट हुआ, जिस तरह वो टक शॉप में आए, और जब मैंने कल रात को DPO हाफसाबाद डॉक्टर रिजवान से बात हुई तो उसने भी मुझे बताया कि जी वहाँ पर जो गार्ड था वो ड्यूटी पर नहीं था और वो पिछले 6 दिनों से छुट्टी गया हुआ था, और किसी को, ना मोटरवे पुलिस को ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इंटीमेट तक नहीं किया गया था। और सर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। सर ऐसे इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी, कोई गाइडलाइन भी इंस्पेक्टर जनरल आप देना चाह रहे हो जी, या दी हो? देखिए, हमारी SOP है कि हमने सर्विस एरिया में प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और हम सालों साल से करते आ रहे हैं, 23 साल से कर रहे हैं। आपको पता है जब ये हाईवेज और मोटरवेज बनी तो बहुत वारदातें हुआ करती थी, क्योंकि अनसेफ है, रात को बहुत अंधेरा होता है, गाड़ियों की इतनी तादाद नहीं थी। लेकिन ओवर द ईयर्स खासी एंटी क्राइम स्क्वाड बने और लोग पकड़े, क्रिमिनल्स पकड़े। हमारे कुछ एरियाज जो हैं शेखुपुरा के आसपास, फैसलाबाद के हवाले से ये क्राइम इन्फेस्टेड है। कच्चा एरिया सिंध का है, वो हमारे लिए बहुत चैलेंज है। लोकल पुलिस हमारी बहुत मदद करती है कि वो जो साइड अंडर पासेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, हाँ। और नीचे से जो कल्वर्ट्स और बहुत सारे सिलसिले हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते। इस हवाले से भी ये जो आपने वाकया बताया बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन आप ये देखें कि द डेकॉइट्स हैड सम इंफॉर्मेशन। एक तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, हमने उसको भी केस में शामिल किया है। हम मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। एक ही दुकान में वो गया है और अच्छी खासी अमाउंट लेके गया है। न्यू के दी शॉपकीपर हैड दी अमाउंट। इससे पहले भी 2013 में बिल्कुल, और तब भी ऐसा ही इंसिडेंट था सर, तब भी गार्ड नहीं था, और उस वक्त जो हमारी पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, हमारे लोग पहुंचे, फायरिंग हुई और हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ उसमें। हाँ। आपको देखें, इस मोटरवे को सेव करने के हवाले से हमारे 44 शहीद हैं। ये वो लोग हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिन्होंने जाने दी। कुछ दहशतगर्दी और कुछ रॉबरीज, और मोस्टली व्हेन दे वर हेल्पिंग पीपल दे वर रन ओवर बाय द कम्यूटर्स एंड देयर व्हीकल्स। लेकिन उसमें हमारी शहादत हुई। ये वाकया भी इंशाल्लाह ट्रेस होगा, लेकिन हम दुखी हैं, सोगवार हैं, हमें अफसोस हुआ वाकया हुआ है, और हम आइंदा स्टेप्स लेंगे। हमने रेगुलर मजीद सख्ती कर दी, हम स्पेशल सर्विस एरिया में मजीद गाड़ियाँ बढ़ाई हैं, लोकल पुलिस से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं कि ये आसपास से आते हैं, फेंस तोड़ के आते हैं। हम फेंसिंग को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोटरवे में इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, बाहर से सारे लोग आते हैं, तो हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। और लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं नेशनल हाईवेज और मोटरवे, जो पूरी दुनिया में जो जिस तरह काम करती है। इसमें NHA है, इसमें आप समझें कि जो लोकल पुलिस है वो है, FWO है हमारे यहाँ हमारे कॉन्टेक्ट्स में, इसी तरह एक्साइज वाले हैं, हाँ। जो गाड़ी रजिस्टर करते हैं, इसी तरह RTA वाले हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो कि HTV लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह करती है। इसी तरह जितने लोग सड़क पे आते हैं उनकी मोटर व्हीकल एग्जामिनेशन लोकल पुलिस कर रही होती है। हमारे पास तो वक्ती तौर पे कुछ सफ़र करने आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी हम बड़ी छानबीन करते हैं, रोकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हाँ। और हमारी कैपेसिटी ये है कि हम 2% इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट ओवर स्ट्रेच हुए हुए। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर 300 लोगों पे एक पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, तो हमारी भी इन्फोर्समेंट 2% पे है। लेकिन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव सर्विस एरियाज, वी आर ट्राइंग टू गियर अप दी अवर सिक्योरिटी कि आइंदा ये वाकया ना हो।
तो हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया। एंड ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल चीज़ों को हमें एज अ नेशन देखने की अब ज़रूरत है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये एक सुखेकी का इंसिडेंट हुआ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोस हुआ वो देख के जिस तरह वहाँ पर इन डाकुओं ने उसको गोली मारी, लेकिन अगर वहाँ पर इतने अच्छी शॉप्स हैं, टक शॉप्स हैं, तो वहाँ की सिक्योरिटी का एहतमाम करना ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। और अगर वहाँ पर लोग सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया नहीं हैं या वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और मोटरवे पुलिस को ज़रूर इंटीमेट करें, क्योंकि एक इंसान की जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।